1908 ये सिर्फ एक साल नहीं था, बल्कि भारतीय इतिहास का एक ऐसा मोड़ था जिसने आने वाले वक्त की पूरी कहानी ही बदल दी। तो चलिए, आज हम इसी तूफानी साल के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी निर्णायक घटनाएं थी जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता संग्राम को एक बिल्कुल नई दिशा दे दी। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1908 के पहले 3 महीनों से, जनवरी से मार्च। ये वो वक्त था जब हवा में एक बदलाव की सुगबुगाहट महसूस की जा सकती थी। विद्रोह की पहली चिंगारियां, आप कह सकते हैं, इसी दौरान भड़क रही थी। और देखिए, साल की शुरुआत ही एक ऐसी घटना से हुई जो भविष्य का एक बहुत बड़ा इशारा थी। तारीख थी 10 जनवरी। मोहनदास करमचंद गांधी, जी हाँ, महात्मा गांधी, उन्हें पहली बार जेल हुई। जगह थी दक्षिण अफ्रीका का ट्रांसवाल, और वजह वहां के बेहद अपमानजनक पास कानूनों का विरोध। ये सिर्फ उनकी गिरफ्तारी नहीं थी, ये सत्याग्रह के एक नए दौर की शुरुआत थी। 2 महीने की सजा सुनने में छोटी लगती है, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़े आंदोलन का आगाज बन गई। अब दक्षिण अफ्रीका से सीधा रुख करते हैं भारत का। यहां दक्षिण में 27 फरवरी को तूतीकोरिन कोरल मिल्स में एक जबरदस्त हड़ताल हुई। इसके पीछे थे 2 बड़े नाम, वीओ चिदंबरम पिल्लई और सुब्रमण्य शिवा। ये स्वदेशी की भावना का एक बहुत ही मजबूत प्रदर्शन था। लेकिन ब्रिटिश सरकार को यह कहाँ मंजूर था। उन्होंने इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की और 12 मार्च को इन दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। बस इसी गिरफ्तारी ने आग में घी डालने का काम किया। नतीजा, 17 मार्च को तिरुनेलवेली में लोगों का गुस्सा एक दंगे के रूप में सड़कों पर उतर आया। तो शुरुआती 3 महीने ऐसे थे, लेकिन जैसे जैसे गर्मियां बढ़ीं, अप्रैल और मई के महीने आते आते क्रांति की आग और भी ज्यादा भड़क उठी। ये 2 महीने तो पूरी तरह से क्रांतिकारी गतिविधियों के नाम रहे। चलिए देखते हैं इन महीनों में ऐसा क्या क्या हुआ। 30 अप्रैल, मुजफ्फरपुर में एक ऐसा बम धमाका हुआ जिसकी गूंज पूरे ब्रिटिश साम्राज्य तक पहुंची। 2 नौजवान क्रांतिकारी थे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। उनका निशाना था एक बदनाम और क्रूर जज किंग्सफोर्ड, पर कहते हैं ना, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। निशाना चूक गया और इस हमले में गलती से 2 ब्रिटिश महिलाओं, मिसेज और मिस कैनेडी की जान चली गई। इस एक गलती ने पूरी घटना को एक बहुत ही दुखद मोड़ दे दिया। इस हमले के बाद तो घटनाएं बहुत तेजी से घटी। अगले ही दिन 1 मई को पूसा रोड रेलवे स्टेशन पर खुदीराम बोस को पकड़ लिया गया, लेकिन उनके साथी प्रफुल्ल चाकी ने गुलामी की बेड़ियां पहनना गवारा नहीं किया। उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। ठीक अगले दिन 2 मई को मोकामा घाट पर, इससे पहले कि पुलिस उन्हें पकड़ पाती, उन्होंने खुद को गोली मारकर देश के लिए अपनी शहादत दे दी। और सोचिए, जिस दिन प्रफुल्ल चाकी ने अपना बलिदान दिया, ठीक उसी दिन 2 मई को कलकत्ता में भी एक बड़ी कार्रवाई हुई। पुलिस ने मुरारी पुकुर के गार्डन हाउस पर छापा मारा। ये जगह क्रांतिकारियों का, खासकर अनुशीलन समिति का एक बड़ा अड्डा थी। इस छापे में अरबिंदो घोष, बारेंद्र कुमार घोष समेत कई बड़े क्रांतिकारी पकड़ लिए गए। ये यकीनन आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। अब जब इतनी बड़ी घटनाएं हो रही थीं, तो उन पर प्रतिक्रियाएं आना भी लाजमी था। 12 मई को बाल गंगाधर तिलक ने अपने अखबार केसरी में एक बहुत ही जोरदार लेख लिखा जिसका शीर्षक था देश का दुर्भाग्य। इसमें उन्होंने इन क्रांतिकारियों का खुलकर बचाव किया। और इसके ठीक कुछ दिन बाद 18-19 मई को मुरारी पुकुर में पकड़े गए क्रांतिकारियों पर वो ऐतिहासिक मुकदमा शुरू हुआ जिसे हम अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से जानते हैं। इस केस ने तो जैसे पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। तो मतलब साफ है, 1908 के बीच तक आते आते बंगाल सिर्फ एक प्रांत नहीं रह गया था, वो तो भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का एक धधकता हुआ केंद्र बन चुका था। क्रांति की ये आग जो फैल रही थी, उसे बुझाने के लिए अब ब्रिटिश सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। जून से लेकर अगस्त तक के जो महीने थे, वो गवाह बने सरकारी दमन और बेहद कठोर सजाओं के। सरकार ने ठान लिया था कि इस आंदोलन को हर हाल में कुचलना है। इसकी शुरुआत हुई विस्फोटक पदार्थ अधिनियम से। ये कानून खास तौर पर क्रांतिकारियों को ही निशाना बनाने के लिए लाया गया था। मतलब, अगर किसी के पास विस्फोटक मिला या कोई उसे बना रहा है तो उसके लिए बहुत ही सख्त सजा तय कर दी गई। और सिर्फ बम और पिस्तौल ही नहीं, सरकार ने कलम की ताकत पर भी हमला बोला। उसी दिन एक और कानून आया, समाचार पत्र अधिनियम। इस कानून ने मजिस्ट्रेट को यह ताकत दे दी कि अगर उन्हें लगे कि कोई अखबार या प्रेस हिंसा भड़का रहा है तो वो उसे फौरन जब्त कर सकते हैं। ये राष्ट्रवादी आवाजों का गला घोटने की एक सीधी कोशिश थी। अब इन नए और सख्त कानूनों का निशाना कौन बना? सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक।
24 जून को बंबई में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इल्जाम राजद्रोह का। वजह केसरी में लिखे उनके वही बेबाक लेख। सरकार का संदेश बिल्कुल साफ था, किसी भी तरह का विरोध अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसके बाद तो जैसे सजाओं का दौर ही शुरू हो गया। दमन का पहिया बहुत तेजी से घुमा। 7 जुलाई वीओसी पिल्लई को 40 साल की सजा। 40 साल। फिर 22 जुलाई को तिलक को 6 साल के लिए देश निकाला दे दिया गया और बर्मा के मांडले जेल भेज दिया गया। और फिर वो दिन आया 11 अगस्त, जब सिर्फ 18 साल के खुदीराम बोस को फांसी पर लटका दिया गया। भारत ने अपने सबसे कम उम्र के शहीदों में से एक खो दिया। लेकिन क्या इस दमन से प्रतिरोध की आग बुझ गई? बिल्कुल नहीं। 16 अगस्त को दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने फिर मोर्चा खोला। जोहान्सबर्ग में हजारों समर्थकों के साथ मिलकर उन्होंने भेदभाव वाले रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स की होली जला दी। और इधर भारत में भी क्रांतिकारी चुप नहीं बैठे थे। 29 अगस्त को अलीपुर जेल के अंदर एक सनसनीखेज घटना हुई। कन्हैयालाल दत्त और सत्येंद्रनाथ बोस ने सरकारी गवाह बन चुके नरेंद्रनाथ गोसाई को जेल के अंदर ही मार डाला। ये एक बहुत ही दिलेर कदम था। तो चलिए अब हम साल के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। सितंबर से दिसंबर, इन महीनों में कई बड़े राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिले। इस दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में भी बहुत कुछ चल रहा था। एक तरफ 28 सितंबर को हैदराबाद में मूसी नदी में एक भयानक बाढ़ आई जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। तो दूसरी तरफ कलकत्ता में अक्टूबर के महीने में अलीपुर केस की सुनवाई एक बहुत ही अहम दौर में पहुंच चुकी थी। जज सीपी बीचक्रॉफ्ट की अदालत में सबकी नजरें टिकी हुई थी। नवंबर का महीना एक बड़ा कानूनी सुधार लेकर आया। 11 नवंबर को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, या जिसे हम CNT एक्ट कहते हैं, लागू हुआ। यह झारखंड के आदिवासी भाई बहनों की जमीन की सुरक्षा के लिए एक ऐतिहासिक कानून था, लेकिन हर जगह शांति नहीं थी। इसी महीने पंजाब के लायलपुर में एक DSP की हत्या कर दी गई। ये इस बात का साफ संकेत था कि क्रांति की चिंगारी अब सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है, वो बाहर भी फैल रही है। और साल का अंत हुआ 2 ऐसे बड़े अधिवेशनों के साथ जिन्होंने आने वाले भारत की राजनीति की दिशा तय कर दी। दिसंबर में कांग्रेस ने मद्रास में अपना अधिवेशन किया और रासबिहारी घोष की अध्यक्षता में पार्टी का एक नया संविधान अपनाया। और वहीं दूसरी तरफ 30 दिसंबर को मुस्लिम लीग का अमृतसर में अधिवेशन हुआ। यहां सैयद अली इमाम की अध्यक्षता में पहली बार आधिकारिक तौर पर पृथक निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग रखी गई। ये एक ऐसी मांग थी जिसने आगे चलकर भारतीय राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। अब आखिर में कुछ ऐसी घटनाओं पर भी नजर डाल लेते हैं जो किसी एक खास महीने में नहीं हुई, बल्कि उनका असर पूरे साल भर महसूस किया गया। पूरे साल के दौरान विनायक दामोदर सावरकर अपनी वो मशहूर किताब लिख रहे थे, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, जिसने 1857 के गदर को देखने का नजरिया ही बदल दिया। सरकार का दमन भी पूरे साल चलता रहा। भारतीय आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम लाकर अनुशीलन समिति जैसे कई संगठनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। और इसी के साथ देश के कानूनी ढांचे में भी बदलाव किए गए, जैसे कि सिविल प्रक्रिया संहिता और परिसीमा अधिनियम को लागू करना। तो जब हम 1908 के इस पूरे साल पर नजर डालते हैं, एक तरफ क्रांति की आग, दूसरी तरफ क्रूर सरकारी दमन और साथ ही दूर तक असर डालने वाले राजनीतिक बदलाव, तो एक सवाल मन में जरूर उठता है। सवाल ये कि इन सब घटनाओं ने मिलकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम की दिशा को आखिर कैसे और कितना बदला? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले कई सालों में मिलना था। इससे आगे के इतिहास को हम स्टडी फोरकास्ट के वीडियो के अगले भाग में और भी रोचक तरीके से पढ़ेंगे।